हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग घटना चक्र हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं और उसमें भी हम लोग अभी जो दिल्ली सल्तनत है उसको देख रहे हैं। हमने दिल्ली सल्तनत के 3 वंशों को देख लिया, जिसमें हमने सबसे पहले गुलाम वंश देखा, फिर खिलजी को देखा, उसके बाद तुगलक वंश। चौथे वंश में कुछ खास ज़्यादा है नहीं, इस वजह से आप देखिए घटना चक्र में एमसीक्यू नहीं दिए हुए हैं उनके, तो उसके बारे में ना बहुत हल्का सा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया गया था 11 फरवरी 2024 को आरओ के एग्जाम में, इस वजह से उसको हम थोड़ा सा एकदम हल्के में देख ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग लोधी वंश के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वैसे भी ये क्लासेस डेली 11 बजे सुबह होती हैं, ठीक है। सुबह क्या कहेंगे, दोपहर के जस्ट पहले होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सैयद वंश के बारे में जानना चाहिए कि ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए कब से कब तक रहा। 1414 से मात्र 1451 तक, केवल 37 वर्ष तक ही जो सैयद वंश है उनका समय काल रहा है। संस्थापक का नाम पूछ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आरओ में पूछा गया था वो यही पूछ लिया गया था कि 3 जो व्यक्ति थे उनका नाम दिया हुआ था, उनको क्रम से लगाना था। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि खिज्र खां ये इसके संस्थापक हैं, तो ये तो समझ आ ही जाता है कि पहले शासक यही रहे होंगे, ठीक है। और ये अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करते हैं, ये तैमूर लंग के जो है प्रतिनिधि थे। तैमूर लंग ने 1398 में अपने यहाँ क्या किया था, आक्रमण किया था, याद है कि नहीं? पिछली वीडियो में हमने देखा था। और जाते हुए फिर खिज्र खां को अपने शासन की जो बागडोर है वो संभाल के रखने के लिए दे गया। आगे देखिए, खिज्र खां ने 1414 में तुगलक वंश का अंत किया और अपना एक नया वंश जो है उसकी स्थापना कर दी, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? सैयद वंश, ठीक है। इसमें 3-4 शासक हैं जिनका नाम जो है जानना चाहिए, मतलब जिनका टोटल यही इतने हैं ही जिनके नाम दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले खिज्र खां, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा तो इस वंश की स्थापना ही की गई, ठीक है। इसने दिल्ली पर अधिकार किया, खुद को सुल्तान बिल्कुल भी नहीं कहलवाया, ठीक है। अर्थात इसने खुद को सुल्तान वाली घोषणा नहीं की कि मैं सुल्तान हूँ, ऐसा नहीं किया। इसने एक जो है पद लिया था, मतलब पद लेने का मतलब है कि इसने अपने आप को नायब ए सुल्तान कह करके संबोधित किया, ठीक है। चलिए, वहीं फिर इसके बाद देखिए मुबारक शाह आता है, 1421 से 1434 इसका समय रहा है। ये थोड़ा योग्य माना जाता है इस सैयद वंश में, ठीक है। और इसने दिल्ली में शांति व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास किया और शासन में विद्रोह भी काफ़ी सारे हुए थे, तभी तो शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश की गई होगी। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह आता है 1434 से 1445 ईस्वी तक, और ये बार बार विद्रोह होते रहे, क्योंकि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो फिर विद्रोह होना तय है। उसके बाद देखिए आलम शाह आता है 1445 से 1451, और ये भी एकदम वीक ही था। और इसके टाइम में इतना वीक था कि ये दिल्ली को छोड़ करके, यानी राजधानी अपनी छोड़ करके भाग गया, कहाँ? बदायूं, ठीक है। और यही कारण है, जब शासक जो है वो खुद ही राजधानी में नहीं है तो फिर अव्यवस्था फैली जाएगी, फिर कोई ना कोई जरूर आपको देखने को मिलेगा कि नया नेता उभर के आएगा। जैसे आप देखें 1451 में फिर जब ये भाग गया बदायूं, तो लोधी वंश की स्थापना कर दी जाती है, किसके द्वारा? बहलोल लोधी, जिसको कहीं कहीं बकलोल लोधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो बस इतना सा इनका रहा है। आप देखिए आलम शाह, इसका जो है इतना वीक था कि भाग गया, फिर उसके जाने के बाद जो अफगान सरदार लोधी वंश है उसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा। तो बस एकदम छोटी सी बात थी, चूंकि 3 जो वंश के शासकों के नाम है वो पूछ लिया गया था, इस वजह से हम लोग इसको देखे, वरना देखते ही ना। तो ध्यान रखिएगा, खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह, बस इतना सही है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जो हमारे एमसीक्यू हैं लोधी वंश के, जो कि हमारी घटना चक्र की बुक में दिए हुए हैं उनको। तो देखिए, ये है हमारा लोधी वंश। बहुत ज़्यादा इसमें भी चीज़ें हैं नहीं जानने को, जो मेन वंश थे वही ऊपर वाले 3 थे, जिसमें हम लोगों ने देख लिया गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को। अब हम लास्ट वंश है, इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंशेस को क्वेश्चन बने हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनका साहित्य, इनकी जो कला है, इनका जो प्रशासन है, उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, लोधी वंश के बारे में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। तभी हमने आपको बताया कि सैयद वंश की स्थापना, मतलब कि सैयद वंश को निस्तो नाबूद करके लोधी वंश की स्थापना एक अफगान के द्वारा की गई थी, जो कि नाम क्या था उसका? बहलोल लोधी, या उसी को कहीं कहीं बकलोल लोधी भी लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो कौन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात लोदी। ठीक है, तो जो लोदी है, लोदी वंश, वो अफगान मूल के व्यक्ति थे। तो यहाँ देखिए, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने कब की थी, 1451 में। और इस वंश का जो शासनकाल है वो देखिए मात्र 1451 से 1526 तक रहा, क्योंकि 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो है वो विजयी हो जाते हैं, और जो उस टाइम पे शासक थे इब्राहिम लोदी, उनको पराजित होना पड़ता है। ठीक है, और अंतिम लोदी शासक इब्राहिम, मैंने आपको बता ही दिया, वही चीजें हैं। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि तीन ही लोग तो रहे हैं। एक तो बहलोल लोदी जिसने स्थापना की, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी जो कि इस वंश के थोड़ा प्रतापी या महान शासक माने जाते हैं। महान कहने का मतलब है कि सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं इब्राहिम लोदी, और उसके बाद ये वंश ही समाप्त हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, पहले आएंगे बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, और बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर, नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, कि सबसे पहले बहलोल लोदी आएंगे, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद फिर आपको देखने को मिल जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पे उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 1451 से 1489 तक कौन रहा है, बहलोल लोदी, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517, फिर इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, उसके बाद फिर कहानी है खत्म। ठीक है, चलिए, ये आईएएस का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है मैप वही पूछा करते थे, अब नहीं पूछते हैं दरअसल। तो ये देखिए आईएएस प्री 1999 का, यानी कि 2000 के पहले इस तरह के क्वेश्चन में आईएएस की रुचि हुआ करती थी। तो देखिए क्या आपसे कह रहे हैं, इनमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से रिलेटेड है, और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित कर रहा है, यानी कि ये जो स्थान है ये किसको निरूपित कर रहा है। जौनपुर होना चाहिए, और जौनपुर कहीं दिया है, हाँ, दो ऑप्शन में दिया गया है, पहले और तीसरे में। और बहलोल लोदी से इनका कोई मतलब है, या फिर सिकंदर लोदी से, या फिर किसी और से, कौन हो जाएगा, कहीं अलीगढ़ तो नहीं है। तो देखिए बहलोल लोदी से संबंधित है ये एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है ये बहलोल लोदी से संबंधित है, और ये जो इलाका दिया हुआ है ऑप्शन मतलब ए दिया हुआ गया है, ये क्या है, ये जौनपुर है। क्या है, जौनपुर। जौनपुर को क्या कहते हैं, सिराज ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए ये जो मानचित्र दिया गया है ये बहलोल लोदी के साम्राज्य को इंगित कर रहा है, और इसमें ए जो है ये जौनपुर नगर है, जिसको सिराज ए हिंद कहा जाता है। ये क्वेश्चन सिराज ए हिंद वाला हमारे यूपी पीसीएस ने पूछ रखा है, इस वजह से मैंने आपको बताया। चलिए, अगले क्वेश्चन में क्या है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बाबर ही इब्राहिम लोदी से मतलब लड़ाई किए थे, उसके पहले भी राणा सांगा ने भी किया था। ऑप्शन देखिए, खातोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, या खानुआ का युद्ध। अब देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खातोली का युद्ध। हमारा यूपी पीसीएस जो है ना उसका एक बहुत ही मतलब कि पसंदीदा क्वेश्चन पूछने का तरीका है क्रोनोलॉजी, यानी कि पहले कौन सी घटना हुई बाद में कौन सी घटना हुई। तो उसमें ना ये खातोली का युद्ध वो पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था खातोली का युद्ध। कब हुआ था, 1518 ईस्वी में। ठीक है, और इब्राहिम लोदी देख रहे हैं यहाँ पर भी पराजित हुआ था मतलब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो बताइए कौन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, या बहलोल लोदी, कौन है वो। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात सिकंदर लोदी। ठीक है, तो ये बीपीएससी यूपीएससी दोनों मतलब यूपी पीसीएस दोनों ने ही पूछ रखा है। तो आप देखिए 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक एक नवीन नगर बसाया, और साथ में इसे अपनी राजधानी भी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए भी कुछ काम किया। माप का पैमाना, ये हमसे पूछ लिया जाता है कि गजे सिकंदरी जो है वो क्या है, तो ये माप का पैमाना है, किसने चालू किया था, जाहिर सी बात है सिकंदर लोदी हो जाएंगे। और जो सिकंदर लोदी है ना वो अपना जो है एक उपनाम था गुलरुखी, इस उपनाम से कविताएं लिखने का काम करते थे, और ये एक सेपरेट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अपने यूपी पीसीएस में। आगे देखिए, यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस मेन सब में क्वेश्चन पूछा गया, 2008 2011 दोनों में ही पूछा गया है। कह रहे हैं कि किस मध्ययुगीन या मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है।
तो कौन है जो आगरा शहर की नींव डाले थे? तो ये हो जाएंगे सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वही क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, क्या शहंशाह अकबर ने की थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये FST भी नहीं होगा, सिकंदर लोधी हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं कि गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये भी सिकंदर लोधी हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ये क्वेश्चन अभी ऊपर हम चूंकि एक्सप्लेनेशन में देख के आए थे, इस वजह से ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, किसने आगरा शहर की स्थापना की? तो कौन हो जाएगा? सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी। और देख रहे हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे हल्के में मत लीजिए इसको। चलिए आगे। दरअसल इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा क्या? इसी वजह से ना एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चंस बने हुए हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर टैक्स समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो बताइए, अन्न के ऊपर टैक्स किसने समाप्त किया? तो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग लोधी वंश पढ़ रहे हैं, तो सिकंदर लोधी हो जाएगा। ये देखिए, सिकंदर लोधी ने भूमि को मापन करने के लिए एक समान गज का जो प्रचलन है वो किया, जो कि गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और इसका जो मतलब जो गज है, इसका प्रयोग कालांतर मतलब उस समय के बाद भी आप देखिए, शेरशाह तथा अकबर जिसने 31 वर्ष तक जो है, प्रारंभ से 31 वर्ष तक, इसने भी अपने टाइम पीरियड में स्टार्ट किया। और जो सुल्तान सिकंदर लोधी हैं, इन्होंने अनाज से जो जकात यानी संपत्ति कर लिया जाता था उसको समाप्त किया। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। कुल मिलाकर के उसके टाइम पीरियड में जो सल्तनत था वो मतलब विकास कर रहा था, डेवलप कर रहा था। चलिए अभी देखिए, आपसे ना क्रोनोलॉजी पूछ ली गई। मैंने आपसे कहा था ना, क्रोनोलॉजी मोस्ट फेवरेट सेक्शन है हमारे यूपी पीसीएस का। और ये देखिए, यूपी पीसीएस ने ही पूछा भी है कि दिल्ली पर शासन करने वाले जो वंश हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन आएंगे? लोधी। तो दूसरा सबसे लास्ट में आना चाहिए, ऑप्शन डी। इसका एक ही बार में सही हो गया। ठीक है, उसके पहले आएंगे सैयद, उसके पहले सबसे पहले आएंगे गुलाम, फिर खिलजी, उसके बीच में आ जाता है तुगलक। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ आप देख लीजिए समयकाल की, गुलाम वंश या ममलूक वंश इनका 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। ठीक है, चलिए फिर से आपसे पूछ रहे हैं कौन है जो गुलाम वंश से रिलेटेड नहीं था? तो कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। क्यों? क्योंकि ये तो लोधी वंश से रिलेटेड है। ठीक, इन सबको आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, बस खत्म हो गया। मतलब हमारा जो सल्तनत काल है ना, 5 वंश जिसमें थे, सब निपट गया अब। और वीडियो केवल आज 12 मिनट की बनी है। अब जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य को स्टार्ट नहीं करेंगे। विजयनगर साम्राज्य एक बढ़िया टॉपिक है, उसको आपको अलग से देखना पड़ेगा। और चूंकि हमें थंबनेल बनाना पड़ता है, तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि हम थंबनेल में विजयनगर साम्राज्य और लोधी वंश दोनों साथ में नहीं लिखेंगे। छोटी वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि समाप्त तो हो ही गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों में से कोई भी भाई बहन सीटेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किसकी? सीटेट। जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं उनके लिए नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी भाई बहन सीटेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर उनको देना है, और स्पेशली पेपर 2 में SST सब्जेक्ट से, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसकी क्लासेस मतलब डेली दोपहर 2:30 बजे होती हैं। अभी चूंकि बहुत कम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो किसी किसी दिन स्किप हो जा रहा है, लेकिन हाँ सामान्यतः दोपहर 2:30 बजे उसकी क्लासेस होती हैं। अभी हम उसमें ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए हैं, और इसके पहले हालांकि हमने हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ऑलरेडी कवर करा के रखा हुआ है। जल्दी हम उसका कंपाइलेशन देंगे, उसके बाद दोबारा से शुरू करेंगे। तो आप लोग चाहें तो उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वहाँ आपको बिल्कुल भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद से 2 बार जो है सीटेट क्लियर किया हुआ है, और खुद पढ़ करके किया हुआ है। मैंने आज तक कोई मतलब कोर्स वगैरह नहीं खरीदा है। तो इस वजह से आप हमारे अनुभवों के साथ कुछ सीख सकते हैं, अगर आप सीटेट में इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं आज की वीडियो को समाप्त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।